हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबको उर्दू IT अकेडमी की जानिब से प्रोग्रामिंग इन C++ सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। और आज हम इस सिलसिले के तीसरे लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस इन C++ और हेडर फाइल्स क्या होती हैं और हम उनको कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। फंक्शन जो है वो बेसिकली ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि मिल के कुछ एक ख़ास टास्क को परफॉर्म कर रही होती हैं। इसको हम फंक्शन कहते हैं। हर C++ प्रोग्राम में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक मेन फंक्शन ज़रूर होगा जहाँ से आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। हम जो है वो अपने इन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को जो है वो डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट फंक्शन में जो कि कुछ डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रही होंगी। और वो कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रही हो। फंक्शन को C++ में हम जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं और उसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। डिक्लेरेशन क्या है? जो कंपाइलर को बताती है कि ये फंक्शन बेसिकली इसका नाम क्या होगा, इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी और ये कौन कौन से पैरामीटर, किस टाइप के पैरामीटर जो है इसको पास किए जाएंगे। जबकि डेफिनेशन ये है कि वो प्रोग्राम की जो लॉजिक है, जो वो फंक्शन परफॉर्म करेगा, वो बेसिकली उसकी डेफिनेशन कहलाती है। C++ की जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है वो बहुत सारे जो है वो बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड करती है जिनको हम आने वाले लेक्चर में यूज़ भी करेंगे और बहुत सारे जो हैं वो हम यूज़ कर भी रहे हैं, जैसे cout, cin वगैरह। ये बेसिकली हाँ, ये जो स्टैंडर्ड फंक्शन है ये डिफरेंट किस्म की हेडर फाइल्स में जो है वो डिफाइंड है। तो इन फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले जो है वो हेडर फाइल जो है वो अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ेगी और देन हम जो है वो फंक्शन जो है अपने प्रोग्राम में कॉल कर सकेंगे। अगर हम इनकी रिलेटिव जो हेडर फाइल है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो वो कंपाइलर जो है उसको, जो कि इनका रेफरेंस नहीं मिलेगा, तो वो उनके लिए एक कंपाइल टाइम एरर जनरेट करेगा। फंक्शन को हम डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं C++ में? यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि हम उसकी रिटर्न टाइप लिखते हैं और फिर देन स्पेस देने के बाद हम उसका फंक्शन का नेम लिखते हैं और विद इन पैरेंथेसिस जो है हम उसकी पैरामीटर लिस्ट देंगे जो सेपरेटेड होती है बाय कॉमा, और एंड पे हम सेमी कॉलन लगाएंगे। तो ये फंक्शन की जो है वो प्रोटोटाइप या डेक्लेरेशन कहलाती है। इसकी एक एग्जांपल हम करते हैं कि हम एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं जो कि दो नंबर्स को सम करेगा, या यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दी हुई है कि जो दो नंबर्स हम उसको पास करेंगे इंटीजर, और वो उनका मैक्सिमम, उन दोनों में से जो भी मैक्सिमम नंबर होगा उसको वो रिटर्न करेगा। तो इसकी हम एक एग्जांपल करके देखते हैं कोड ब्लॉक्स में। सपोज़ यहाँ पे अभी मैं ये पहले वाला कोड जो है इसको रिमूव करता हूँ, इसको भी रिमूव करते हैं। जस्ट इतना हम अभी जो है वो सिंपल मेन फंक्शन जो ऑलरेडी हर C++ प्रोग्राम में होगा, इसमें एक इंटीजर रिटर्न कर रहा होगा, इसको पास कुछ नहीं कर रहे हैं हम कोई पैरामीटर्स, और ये रिटर्न भी कुछ नहीं कर रहा है, ज़ीरो, रिटर्न ज़ीरो पे है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अब हम एक फंक्शन डिक्लेयर करना चाह रहे हैं जो कि दो नंबर्स का सम करेगा और उसको रिटर्न करेगा। तो हम क्या करेंगे कि उसको डिक्लेयर करते हैं पहले कि ये एक इंटीजर रिटर्न करेगा, फंक्शन का नाम है सम, और इसको दो इंटीजर पास किए जाएंगे, इंट कोमा इंट और सेमीकोलन। ये इस फंक्शन की डिक्लेरेशन है। अब हम इस फंक्शन को जो है वो अपने मेन प्रोग्राम में कॉल करना चाह रहे होंगे, तो फिर हमें इसको दो पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे कि इन यूज़र से हम दो इनपुट लेते हैं, इंटीजर ए और बी एंड आंसर। ये तीन वेरिएबल हैं इंटीजर टाइप के। और अब हम क्या करते हैं कि सी आउट करते हैं यूज़र को और उसको
प्रॉम्प्ट करते हैं कि एंटर फर्स्ट नंबर, और उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे और सी इन करेंगे किस में, ए वेरिएबल में। सिमिलरली हम यही दो लाइंस को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और उसको कहेंगे एंटर सेकंड नंबर, और वेरिएबल बी में जो है वो इसको पास करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि अपना सम फंक्शन कॉल करेंगे, तो वो हमें उसकी डिक्लेरेशन से पता है कि ये कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा इंटीजर। तो हम क्या करेंगे कि आंसर वेरिएबल के अंदर वो जो भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसको असाइन कर लेंगे। तो हम कॉल करेंगे इसको फंक्शन को सम, और इसको पास करेंगे ए एंड बी। अभी यहाँ ये अपने मेन फंक्शन में हमने इसको ऐसे कॉल किया है, तो जो भी वैल्यू ये रिटर्न करेगा फंक्शन सम वो असाइन हो जाएगी आंसर वेरिएबल को। तो हम क्या करेंगे कि सी आउट करो द सम ऑफ, उसके बाद हम थोड़ी स्पेस दे के यहाँ पे लिखेंगे ए और अगेन एंड बी इज इक्वल ए आंसर के। और सेमीकोलन यहाँ पे हम स्टार्ट पे जो है वो \n यूज़ कर सकते हैं जो कि न्यू लाइन है, और इसी तरह से हम यहाँ पे भी \n यूज़ कर सकते हैं जो कि न्यू लाइन को ऐड करेगा, जिसको हमने डिस्कस किया है। अभी तक इस सम फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो उसको अवेलेबल नहीं है, अभी जस्ट उसकी डिक्लेरेशन है, लेकिन ये फंक्शन टास्क क्या परफॉर्म करेगा वो हमने अभी डिफ़ाइन नहीं किया है। तो उसको डिफ़ाइन हम तो यहाँ ही कर सकते हैं टॉप पे, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमने उसको डिक्लेयर टॉप पे किया है तो हम उसको फंक्शन को नीचे उसकी डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। इंटीजर और सम इंट ए और इंट बी, ये अब हम उसको डिफ़ाइन करेंगे यहाँ पे। तो ये करेगा क्या कि रिटर्न करेगा ए प्लस बी, जो भी वैल्यू ए प्लस बी में आएगी वो उसको ए प्लस बी करेगा और रिटर्न कर देगा। इसको हम विद इन पैरेंथेसिस लिख देते हैं ताकि वो पहले उसको ए प्लस बी करे और देन वो रिटर्न करे। तो अब हमने ये उसकी डेफिनेशन भी लिख दी कि ए प्लस बी करो और उसको रिटर्न कर दो। अब हम इसको रन करके देखते हैं, तो देखते हैं कि क्या ये हमारा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आ रहा है फंक्शन का। अगर ए की वैल्यू जो है वो 12 है और बी की वैल्यू 14 है, तो वो क्या कहता है कि द सम ऑफ 12 एंड 14 इज़ 26। तो आप देखें इसने सम फंक्शन परफॉर्म किया है। यहाँ पे हमने अपना फंक्शन सम डिफ़ाइन किया जो कि ए प्लस बी, दो वेरिएबल्स कोई भी जो इंटीजर ए और बी जो भी होंगे उनकी वैल्यू को प्लस करेगा और रिटर्न कर देगा। और यहाँ पे हमने उसको डिक्लेयर किया कि ये फंक्शन, यहाँ पे हमने उसको डिक्लेयर किया डिक्लेरेशन ऑफ सम फंक्शन, और यहाँ पे हमने उसको कॉल किया। तो आप क्या करते हैं कि कोई ख़ास टास्क जो आप परफॉर्म करना चाह रहे होते हैं उसके लिए आपने एक फ़ंक्शन लिख दिया। अब आपको बार बार ए और बी को प्लस करने के लिए यहाँ ए प्लस बी करने की ज़रूरत नहीं, आप जस्ट सम फंक्शन कॉल करेंगे और वो उनके जो भी दो उसको वेरिएबल्स पास किए जाएंगे उनको वो सम कर देगा। ये एक एग्जांपल थी
सम की। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि कोई भी दो वेरिएबल जो है उसको पास किए जाएं और उनका वो मैक्सिमम जो उन दोनों वेरिएबल्स में से होगा उनको वो मैक्सिमम जो भी है वो रिटर्न कर दे, तो हमने एक फंक्शन डिक्लेयर कर लिया मैक्स। मैक्सिमम, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल है, इसको यहीं डिक्लेयर करते हैं, उसको हम मैक्स कह देते हैं। ये मैक्स जो है ये इसको मैक्सिमम वेरिएबल कह देते हैं इंटीजर टाइप का, या एम एक्स एम लिख देते हैं वेरिएबल नेम, कोई भी वेरिएबल नेम आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो है ये वेरिएबल है, ये क्या करेगा, इसको हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसमें जो भी मैक्सिमम वेरिएबल होगा, मैक्सिमम फंक्शन इसको इंट ए और इंट ए और बी ही हम पास करें, जो भी यूज़र वैल्यू पास करेगा उनका जो मैक्सिमम है वो इधर रिटर्न कर देगा। सिमिलरली हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसी तरह उस लाइन को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं द मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी इज़, और जो भी वैल्यू मैक्स एम में आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू है ए और बी में से। तो उसी तरह हम यहाँ पे फंक्शन को डिफ़ाइन कर देते हैं। इंट मैक्सिमम फंक्शन था हमारा, उसका नाम, और हमने कहा कि इसको दो वेरिएबल पास होंगे, इंटीजर ए और इंटीजर बी, और कर्ली ब्रेसेस में हम क्या करेंगे कि वो चेक करेगा पहले कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी देन रिटर्न करो ए, मीन्स ए जो है वो ग्रेटर है, और एल्स रिटर्न क्या करो बी। अब यहाँ पे हमने चेक ये किया कि अगर ए बड़ा है बी से, ए इज़ ग्रेटर दैन बी, तो ए रिटर्न कर दो, तो वो बता देगा कि दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। और अगर ए बड़ा नहीं है बी से तो वो रिटर्न क्या कर देगा बी। अगर यहाँ पे हम ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाए तो क्या है, अगर ए और बी दोनों इक्वल हो जाएं तो इन दैट केस हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि वो ए को ही ग्रेटर कंसिडर करे, तो ये भी पॉसिबल है। तो अब ये जो फंक्शन जो है ये क्या करेगा, मैक्सिमम जो भी नंबर होगा उन दोनों में से उनको रिटर्न कर देगा। यहाँ पे कुछ एरर जनरेट हो रहा है, बिल्कुल मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन मिस किया था इसको कॉल करते वक्त। तो अब हम इसको अगेन कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, तो ये दो नंबर पूछेगा। ए की वैल्यू को अगर मैं 12 कह देता हूँ और बी की वैल्यू को अगर 11 कहूँगा तो वो सम भी परफॉर्म कर रहा है और वो बता रहा है द मैक्सिमम 12 एंड 11 इज़ 12, तो उसने 12 बताया कि वो ग्रेटर है। तो ये इस तरह से आप कोई अपना फंक्शन जो है वो आप डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं C++ में, जो कोई खास टास्क को परफॉर्म कर रहा होगा। ये बिल्कुल सिंपल टास्क है, आप थोड़ी कम्प्लेक्स टास्क के लिए भी फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन उनका तरीकाकार ऐसे ही है कि आप अगर आप उनको टॉप पे डिक्लेयर करेंगे तो आप उनको बॉटम में जो है वो डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। आप उनको टॉप पे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, देन आपको ये है कि सेमी कॉलन लगाने की ज़रूरत नहीं, और आप फिर इधर ही उनकी कर्ली ब्रेसेस में जो है वो अब उनकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो ये एक तरीका है C++ में फंक्शन को डिक्लेयर और डिफ़ाइन करने का। इसी तरह से बहुत सारे जो फंक्शंस हैं जो हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ के, उनके लिए हमें ये करना पड़ता है। जैसे ये सी आउट है,
और सी इन ये हमने कहीं भी डिफ़ाइन नहीं किया, लेकिन ये आयो स्ट्रीम में मौजूद हैं, इसलिए हमने उनका रेफरेंस इधर इंक्लूड कर दिया टॉप पे और फिर हमने उनको यूज़ किया। ये बेसिकली सम डिक्लेरेशन और डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी फंक्शंस की। ये उसकी एक एग्जांपल भी है जो हमने अब प्रैक्टिकली करके देख लिया, और फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं इसको भी हमने प्रैक्टिकली करके देख लिया। यूजुअली होता क्या है कि जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तो वो प्रोग्राम जो है वो प्रोग्राम का जो फ्लो है वो उस फंक्शन कॉल से जंप करता है उस फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ, और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। और जब वो फंक्शन रिटर्न होता है तो देन अगेन आप कंट्रोल जो है वो दोबारा आपके मेन फंक्शन में आ जाता है। मैं आपको इधर प्रैक्टिकली बताता हूँ कि जब आपने ये फर्स्ट टाइम कॉल किया फंक्शन सम, तो प्रोग्राम जो है वो ऐसे एग्जीक्यूट मेन से करता हुआ आएगा लाइन बाय लाइन बाय लाइन। जब वो देखेगा कि सम ए एंड बी, तो वो क्या करेगा कि एक इस जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है उसको टेम्परेरीली इधर स्टॉप करेगा और फिर वो सम फंक्शन की तरफ जंप करेगा जहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, तो वो इधर आ जाएगा। यहाँ पे वो चेक करेगा क्या कि वो a प्लस बी करेगा और फिर रिटर्न हो रहा है, देन वो अगेन उस जगह पे आएगा जहाँ से उसने फंक्शन में जंप किया था। देन वो नेक्स्ट लाइन्स को कॉल करेगा। अगेन यहाँ पे हमने एक फंक्शन कॉल किया, देन वो इधर इस मेन फंक्शन की जो एग्जीक्यूशन है उसको रोकेगा, फिर वो जंप करेगा, वो मैक्सिमम में आएगा और देन इनको वन बाय वन एग्जीक्यूट करेगा और जो भी होगा उसका रिटर्न करके इधर आएगा और अगेन यहाँ से आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। तो वो फंक्शन कॉल जब करते हैं तो वो एक जंप करता है इनटू फंक्शंस डेफिनेशन और फिर उसके अंदर जो स्टेटमेंट है उनको वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है। ये फंक्शन कॉल थी। अब फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स को डिस्कस करते हैं। आप जिस तरह के फंक्शन जो है वो बेसिकली लिखेंगे, डिफ़ाइन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, उसी तरह के पैरामीटर जो आप उनको डिक्लेयर करेंगे उसी तरह के पैरामीटर्स आपको उनको पास करने पड़ेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि वो इंटीजर आपने उसको पैरामीटर पास किए हैं और जो वैल्यूज़ हैं वो आप उसको डेसिमल वैल्यू पास करेंगे, तो वो आपको एक एरर जनरेट करेगा अगर आप ऐसा करेंगे। तो इसके लिए ये है कि आप सेम फंक्शन नेम अगर आप डेसिमल के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर आपको वो एक कंसेप्ट है जिसको हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं, जिसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। जस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि आपका फंक्शन नेम सेम होगा लेकिन पैरामीटर टाइप्स डिफरेंट हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे इंटीजर है सम, तो आप क्या करेंगे कि फ्लोट एंड फ्लोट या डेसिमल डेसिमल और रिटर्न भी डेसिमल ले रहे होंगे। तो वो फंक्शन नेम सेम होगा लेकिन डाटा टाइप डिफरेंट है, तो उनको हम कहते हैं कि फंक्शन ओवरलोड किया है हमने, लेकिन डाटा टाइप्स डिफरेंट है। इसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे ये जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, लेकिन इधर जस्ट आपको मैंने बता दिया। अगर आप डेसिमल करना चाह रहे हैं देन आपको अगेन एक फंक्शन डिफ़ाइन करना पड़ेगा जो डेसिमल पैरामीटर्स को ले रहा होगा। बेशक उसका नाम आप सेम रखें, लेकिन जब आप उसको कॉल करेंगे तो वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि उसको वो डेसिमल टाइप के ही वैल्यूज़ आएँ। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। इसके अलावा जो है कि जब हम ये फंक्शंस को कॉल करते हैं प्रोग्राम में, तो अब आप देखें कि ये जो लोकल वेरिएबल क्या है कि जो मैंने आपको बताया था कि जो एक स्कोप के अंदर जिनकी लाइफ जो है वो स्कोप के अंदर रहती है। तो ये क्या करते हैं कि जब हम ये ए और बी को यहाँ पे फंक्शन में पास कर रहे हैं तो ये बेसिकली क्या करेगा कि ये इनकी कॉपी उठाएगा ए और बी की और वो इनको पास करेगा ए और बी को, और देन वो क्या करेगा कि जो भी वो फंक्शन ए और बी की कॉपी जो है उसके ऊपर परफॉर्म करेगा और वैल्यू को रिटर्न कर देगा। इनकी एक्चुअल वैल्यू को वो चेंज नहीं कर रहा होता। तो फंक्शंस के जो पैरामीटर हम पास कर रहे होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो नॉर्मली क्या है कि वो पास बाय वैल्यू हो रहे हैं।
इसको हम कहते हैं पास बाय वैल्यू। पास बाय वैल्यू में वो करता क्या है कि वो आपके जो लोकल जो भी वेरिएबल जो आप उसको पास किए हैं उनकी कॉपी आएगी उनके पास फंक्शन के पैरामीटर में, नॉट एक्चुअल वेरिएबल, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे ए की वैल्यू को चेंज भी कर दें, ए इज़ इक्वल टू अगर आप कर देंगे 30, तो वो बेसिकली क्या होगा कि वो उस वैल्यू को चेंज नहीं करेगा एक्चुअल वैल्यू को ए की जो इस मेन के अंदर है, लेकिन वो इस लोकल स्कोप के अंदर उसकी वैल्यू को चेंज करेगा। तो उसको वो ये करेगा क्या कि वो 30, अब ए की वैल्यू को वो 30 कंसिडर करेगा और बी जो है वो जो भी उसकी वैल्यू पास हो रही होगी वो कर लेगा। तो ये आप याद रखिएगा कि फंक्शन के जो पैरामीटर हैं जिनको हम पास कर सकते हैं वो डिफरेंट वे से हम पास कर सकते हैं। एक है कॉल बाय वैल्यू, एक है कॉल बाय रेफरेंस और एक है कॉल बाय पॉइंटर। कॉल बाय पॉइंटर जो है वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमने पॉइंटर पढ़े नहीं है। तो जब हम हमारा टॉपिक पॉइंटर आएगा तो मैं ये उस वक्त आपको बताऊंगा कि ये कॉल बाय पॉइंटर क्या है। कॉल बाय वैल्यू नॉर्मली जो आप अभी हमने इसकी एग्जांपल करके देखी है, ये कॉल बाय वैल्यू, इसमें ये होता क्या है कि द मेथड कॉपीज एक्चुअल वैल्यू ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इनटू द फॉर्मल पैरामीटर ऑफ द फंक्शन। तो वो क्या करेगा कि उसकी कॉपी जो है एक्चुअल वैल्यू की कॉपी को जो है उसको पास कर देगा, जैसे मैंने भी आपको बताया वो। जबकि कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा कि वो जो जो एक्चुअल वेरिएबल हैं उनका रेफरेंस पास हो जाएगा। तो जब आप रेफरेंस को चेंज करेंगे तो वो एक्चुअली क्या है कि उसकी एक्चुअल वैल्यू को वो चेंज करेगा, ना कि उसकी कॉपी को। ठीक है। अभी हम कॉल बाय वैल्यू का हमें पता है, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस करके देखते हैं हम कि कॉल बाय रेफरेंस से क्या मुराद है। ये जितनी भी अभी हमने दो फंक्शंस लिखे हैं ये कॉल बाय वैल्यू हैं, यानी इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो उनको कॉपी किया और उन पैरामीटर्स को पास कर दिया जो कि फ़ंक्शन की डेफिनेशन के अंदर है। तो ये बेसिकली उनकी कॉपीज़ के ऊपर मैनिपुलेशन हो रही है। उनकी एक्चुअल वैल्यू जो इस स्कोप के अंदर आएगी ए बी को, उसके ऊपर वो कोई असरअंदाज नहीं कर रहे होंगे। इसको आप ऐसे भी करके देख लें कि अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू को 30 कर देता हूँ तो ये करेगा क्या कि अब बेशक जो भी वैल्यू हम सम ए और बी में पास कर रहे होंगे, इसको आप रन करके देखें, इसका सम डिफरेंट होगा। जो ये ए की वैल्यू अगर मैं 20 दूंगा और बी की वैल्यू 30 दूंगा तो मैं एक्सपेक्ट 50 कर रहा हूँ, लेकिन वो 60 रिटर्न कर रहा है मुझे आंसर सम। उसकी रीज़न ये है कि उसने क्या किया कि यहाँ पे लोकली ए इज़ इक्वल टू 30 है, तो बी की वैल्यू जो है वो जो कॉपी हुई थी उसी को उसने एक्सेप्ट किया है और वो ए और बी को प्लस किया। तो ए की वैल्यू जो है वो 30 है और बी की वैल्यू क्या है वो भी 30 है, तो उसने 60 रिटर्न कर दिया। लेकिन ये जो ए है ये लोकल अब इस फंक्शन के है, इसका इस मेन फंक्शन के ए से अब कोई लिंक नहीं है क्योंकि ये जो है वो कॉल बाय वैल्यू है। ठीक है, तो इसने इस वैल्यू ने इस ए की वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाला है। अगर आप इसकी आउटपुट अगेन देखेंगे, मैं आपको अगेन रन करके दिखाता हूँ। मैंने 20 वैल्यू दी ए की और 30 वैल्यू दी बी की, लेकिन उसने 60 रिटर्न की है। लेकिन यहाँ पे आप देखें उसने उसकी वैल्यू 20 ही ली है। 20 एंड 30 इज़ ग्रेटर। आप इसको अगेन रन करके देखें, उसने ए की वैल्यू को बिल्कुल चेंज नहीं किया होगा। अगर मैं ए की वैल्यू को 20 कर दूं और बी की वैल्यू को 10 कर दूं तो वो उस सम फंक्शन के अंदर तो वो क्या कर रहा है कि ए की वैल्यू को 30 कंसिडर करके बी की वैल्यू 10 को 40 कर रहा है, जो कि यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया हुआ। ये देखें सम के अंदर ए को मैंने 30 कर दिया, लेकिन जब वो मैक्सिमम में देख रहा है तो वो क्या कर रहा है कि वो ए की वैल्यू को 20 ही कंसिडर कर रहा है और वो बता रहा है कि ए की वैल्यू 20 है इस मेन फंक्शन में। जबकि ये जो ए की वैल्यू है, चूँकि ये पास बाय वैल्यू था तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है उसकी कॉपी इसके पास आई है, ये उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं आई है। तो अगर हम पास बाय रेफरेंस करना चाह रहे हो फंक्शन को तो हम क्या करेंगे कि हम उसको बताएंगे कि ये एक रेफरेंस जो है वो किसी वेरिएबल का रेफरेंस एक्सपेक्ट कर रहा है। तो यहाँ रेफरेंस के लिए हम करते क्या है, एंड साइन। ये आपको याद होगा जब हमने ऑपरेटर पढ़े थे तो मैंने कहा था कि ये एंड साइन जो है ये
डिफरेंट भी है उसे पास बाय रेफरेंस करने के लिए। उसमें पॉइंटर में मैंने आपको बताया भी था कि ये एक एंड साइन है, और अगर डबल एम्परसैंड जो है ये एक डिफरेंट ऑपरेटर है, डबल एंड साइन। तो अब ये है कि वो क्या कह रहा है कि हम उसकी एक्चुअल जो वैल्यू है ए और बी की उसके ऊपर चेंज करेंगे। तो अगर अब मैं यहाँ पे उसको कहूँगा कि ये रेफरेंस ए और रेफरेंस बी ले लो, तो ये क्या करेगा कि ये उसका एक्चुअल रेफरेंस चेंज करेगा। अब अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू को 30 करूँगा तो इस मेन फंक्शन में ये जो एक्चुअल ए वेरिएबल है इसकी वैल्यू के ऊपर अफेक्ट हो रहा है। तो मैं इसको आपको करके दिखाऊंगा। अब आप देखेंगे कि वो ए की वैल्यू को यहाँ पे भी 30 ही कंसिडर करेगा। इसको मैं रन करूँगा क्योंकि वो दो मैंने इसको 20 दिया ए की वैल्यू को, और बी की वैल्यू को भी 25 कर दिया। तो अब आप देखें कि उसने क्या किया कि यहाँ पे जब मैंने ए की वैल्यू को चेंज किया तो उसने एक्चुअली उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया 30, जबकि पास मैंने 20 किया था। तो जब पास बाय रेफरेंस करेंगे तो वो उसकी एक्चुअल जो है वैल्यू उसके ऊपर अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो पास बाय रेफरेंस करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमने डिक्लेरेशन में बताया कि हम एक रेफरेंस पास करेंगे इंटीजर टाइप का। तो वो रेफरेंस में हमने क्या बताया कि जब हम सम फंक्शन कॉल करेंगे तो ए का रेफरेंस जाए और बी का रेफरेंस जाए। तो जब हम रेफरेंस पास कर रहे हैं और उसकी वैल्यू को चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसकी एक्चुअल वैल्यू के ऊपर चेंज कर रहा है। तो ये पास बाय रेफरेंस हो गया। ये फंक्शन जो है ये पास बाय वैल्यू है, क्योंकि इसमें हमने कोई रेफरेंस नहीं पास किया हुआ, तो इसलिए ये पास बाय वैल्यू है। पास बाय जो पॉइंटर है वो भी बेसिकली फंक्शन रेफरेंस की तरह का ही परफॉर्म करेगा, लेकिन वो उसका सिंटैक्स डिफरेंट है और पॉइंटर्स अभी हमने पढ़े नहीं हैं, तो इसलिए मैं उसको ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ पे। अगर आपको ये पास बाय रेफरेंस की अगर समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं है, जब हम पॉइंटर्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे तो उसमें भी आपको ये रेफरेंस जो है उसकी समझ आ जाएगी। अब आप ये समझें कि आप एक्चुअल जब फंक्शन में आप किसी वेरिएबल का रेफरेंस पास करेंगे, और रेफरेंस पास करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके सामने एम्परसैंड लगाना पड़ेगा। तो ये उस आप समझ लें कि ये उसकी एक्चुअल वैल्यू के ऊपर अफेक्ट करेगा। जब आप उसकी वैल्यू को चेंज करेंगे तो उसकी एक्चुअल वैल्यू पे अफेक्ट कर रहा है। ये पास बाय रेफरेंस है। थर्ड चीज़ जो रह गई वो ये है कि अगर आप सपोज़ यहाँ पे आप कहते हैं कि एक इंटीजर वेरिएबल है और इसको आप कहते हैं कि एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप पास करना चाह रहे हैं। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है कि अगर आप सपोज़ यहाँ पे जहाँ पे हम कॉल करेंगे इस फंक्शन को मैक्सिमम को, यहाँ पे मैं बी की वैल्यू को अगर असाइन कर दूँ एक वैल्यू 20, तो ये उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है हम इस तरह से पास कर सकते हैं फंक्शन को कि इंटीजर b इज़ इक्वल टू 20। अब अगर मैं जब मैक्सिमम फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो मैंने क्या किया कि सिर्फ a कॉल किया और दूसरा पैरामीटर मैंने दिया नहीं है, तो वो क्या करेगा कि जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो ले लेगा। ठीक है, अभी हम मैक्सिमम करके देखते हैं। अभी वो एक एरर आ गया, क्यों? क्योंकि वो ये जो उसकी डेफिनेशन है उसमें वो देख रहा है कि वो मुझे जो है वो डेफिनेशन में डिक्लेरेशन में जो है वो डिफरेंट जो है वो नज़र आ रहा है डेफिनेशन की बजाय। तो अब हम इसको कॉल करके देखते हैं। तो यहाँ पे अगेन हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो डिक्लेरेशन में हम जो है वो बता सकते हैं कि बी वेरिएबल है वो डिफ़ाइन कर दो। अब अगर इसको रन करें हम, वो स्टिल एरर आ रहा है, बी वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। ओके, इधर मैंने बी रिमूव कर दिया था। तो अब अगर मैं रन करूँगा इसको तो आप देखिएगा कि वो बी की वैल्यू को डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले रहा होगा, क्योंकि मैंने उसको वो पास नहीं किया हुआ था मैक्सिमम फंक्शन में। तो आप देखें 30 एंड 10
तो ये 10 जो है ये बेसिकली कहाँ से आ रहा है उसके पास। एक और चीज़ आप ये ध्यान में रखिएगा कि जब आप हमने चूँकि पहले ये सम फंक्शन कॉल किया तो ये कॉल बाय रेफरेंस था, तो ये क्या करेगा, ये एक्चुअल उसकी वैल्यूज़ को अफेक्ट करेगा। तो ये भी आप ज़हन में रखिएगा प्रोग्राम के अंदर जब भी आप लिखें कि कोई वैल्यू पास बाय किसी फंक्शन को हमने पास बाय रेफरेंस किया है और उसकी कोई वैल्यू चेंज तो नहीं होगी उससे पहले, जो हम डिज़ायर्ड हमारा रिज़ल्ट है उससे पहले पहले। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अच्छा, अब अगर हम कॉल करते हैं ए मैक्सिमम फंक्शन और उसको भी हमने सिर्फ एक पैरामीटर पास कर दिया ए का, तो जो ए की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली लेगा उधर से 30 आ जाएगी, क्योंकि पास बाय रेफरेंस से ए की वैल्यू जो है वो सम फंक्शन चेंज हो गई। तो वो जो भी वैल्यू हम देंगे वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि सम फंक्शन पहले कॉल हुआ है तो ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो 30 कर देगा ऑटोमेटिकली। तो अगर मैं यहाँ पे 20 भी दूँ और यहाँ पे 10 दूँ तो वो देखें द मैक्सिमम ऑफ 30 एंड 10 इज़ 10। अब आप देखें कि ये 10 क्यों ले रहा है, वो इसलिए क्योंकि उसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं ली है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप उसको कोई वैल्यू देंगे और उसकी वैल्यू चेंज हो रही है तो फिर वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो ओवरराइड कर देगा इस डिफ़ॉल्ट वैल्यू को, तो वो उधर से वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा। और अगर आप सपोज़ यहाँ पे बी की वैल्यू आप लेते ही नहीं है और हम सम फंक्शन को फॉर रीज़न जो है वो कमेंट आउट अभी करते हैं, तो अब आप देखेंगे अगर यहाँ पे जब मैंने कहा किया तो मैंने बी की वैल्यू पास नहीं की हुई है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट बी की वैल्यू को 20 ले लेगा। अगर अब हम इसको रन करेंगे तो आप देखिएगा कि मैं सिर्फ ए की वैल्यू को दे रहा हूँ 15, तो अब वो उसने क्या किया, द मैक्सिमम 15 ओ उसका एंड दिस इज़ 20, तो 701244 इज़ 20। उसने यहाँ पे क्या किया कि b की वैल्यू में जो है उसने वो गार्बेज वैल्यू ले ली है बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कोई गार्बेज वैल्यू आ रही है b में, क्योंकि हमने b की कोई वैल्यू साइन ही नहीं की हुई थी, तो इसलिए उसने उसको गार्बेज वैल्यू ले लिया। तो इसको अगर मैं b इज़ इक्वल टू 0 कर दूँगा, ठीक है, तो वो b की वैल्यू को, अब ये चूँकि लोकल टू दिस वेरिएबल है, तो वो क्या करेगा कि यहाँ पे वो b की वैल्यू लेगा जो भी आएगी 30 20 और उसको रिटर्न कर देगा इंट में, और यहाँ पे वो क्या करेगा, उसको 0 प्रिंट आउट करेगा और मैक्स एम में उसकी वैल्यू को सही प्रिंट आउट करेगा। अगर आप देखेंगे कि मैं सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू दे रहा हूँ और उसकी वो 0 आ गई है, क्योंकि वो हम पहले वो गार्बेज वैल्यू ले रहा था कोई, क्योंकि हमने बी को इनिशलाइज तो किया हुआ था इंट के साथ, लेकिन उसमें कोई वैल्यू साइन नहीं की थी, इसलिए वो कोई गार्बेज वैल्यू आ गई थी। तो अब आप देखें कि वो उसने बताया कि 20 है, तो अब ये 20 तो बी में, अब ये हमने तो बी में तो वो वैल्यू दी नहीं थी, तो वो उसने क्या किया कि उसने ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो ले ली, क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल सिर्फ एक पैरामीटर से किया। अगर मैं यहाँ पे बी भी लिख देता तो अब वो बी की वैल्यू ज़ीरो होनी थी और ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इसको उसने इग्नोर कर देना था। तो उसने ऑटोमेटिक, क्योंकि हमने बी पैरामीटर पास किया तो बी की वैल्यू ज़ीरो है, तो उसने ए और बी की वैल्यू को कंपेयर करके जो भी मैक्सिमम थी उसने यहाँ पे रिटर्न कर देनी। तो वो इस डिफ़ॉल्ट वैल्यू को वो क्या करना था, उसने इग्नोर कर देना। अगर आप इस पैरामीटर को पास नहीं कर रहे बी को, तो वो क्या करेगा कि वो ऑटोमेटिकली जो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है फंक्शन की, जो जो इस तरह से मैंने आपको बताया कि आप पैरामीटर को असाइन कर देंगे इक्वल साइन लगा के कोई भी वैल्यू जो है, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू इस फंक्शन की चली गई है। तो आप जब कॉल करेंगे तो आपने सिंगल पैरामीटर लिखा है तो वो दूसरे पैरामीटर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू को ले लेगा। तो वो जब कंपैरिजन कर रहा है तो वो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू और जो वैल्यू ए में होगी उसमें वो कर रहा है। तो इस केस में वो बी जो है वो 20 है, तो वो क्या कर रहा है कि वो 20 रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे लॉजिकली जो है, क्योंकि हमने बी तो पास नहीं किया हुआ था, तो वो इधर बी की वैल्यू 0 ले रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो फंक्शन जो है वो हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी देख लिया,
फंक्शन को पैरामीटर जो है वो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कैसे असाइन करते हैं, ये भी हमने देख लिया। और इसके अलावा हमने थोड़ा सा डिस्कस किया ये हम उनको जो पैरामीटर्स पास करते हैं वो कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय पॉइंटर और कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय पॉइंटर हमने अभी करके नहीं देखा, कॉल बाय रेफरेंस की मैंने थोड़ी सी एग्जांपल दी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप इसको एक दो दफ़ा करके देखें, नहीं तो आने वाले लेक्चर में जब हम पॉइंटर्स को डिस्कस करेंगे तो उसमें हम इसको डिटेल से एक दफ़ा फिर कर लेंगे। फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स और उनको कॉल कैसे करते हैं, उसके आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, उनको कैसे डिफ़ाइन करना है, और सारा जो डिक्लेरेशन है हमने इसको डिस्कस कर लिया। इसके अलावा जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो हेडर फाइल है। हेडर फाइल की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें? हेडर फाइल जो है से होता ये है कि ये आपके जो कंपाइलेशन प्रोसेस है उसको फास्ट कर देता है। उसकी रीज़न ये है कि ये हेडर फाइल होती क्या है, इसको मैं थोड़ा सा आपको इसको एडिटर में जो है ना डिफ़ाइन करने की कोशिश करता हूँ। हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, उसको उसका नाम मैं जो है वो कंसोल एप्लीकेशन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट और C++, और यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइटल मैं कर दूँगा हेडर, जस्ट उसका नेम है। और उसका फ़ोल्डर कौन सा होगा वो मैं इधर बता देता हूँ कि मेरे पास डेस्कटॉप के अंदर एक C++ का फ़ोल्डर है, उसमें जो है वो इस नाम से हेडर नाम से जो भी वो प्रोजेक्ट है वो सेव करो। तो उसको मैं नेक्स्ट करूँगा और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रहने दूँगा। तो ये एक और प्रोजेक्ट जो है उसी फोल्डर के अंदर आप देखेंगे कि क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, हेडर के नाम से। तो इसके अंदर एक main.cpp फाइल आ जाएगी ऑटोमेटिकली, ये उसने कोड उठा लिया। मैं समझाना ये चाह रहा था कि ये हेडर काम क्या करता है। तो अब आप सपोज करें कि मैं एक और फाइल इस प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट करता हूँ, फाइल न्यू एम्प्टी फाइल क्रिएट करता हूँ। यस, इसी प्रोजेक्ट के अंदर का रखो इसको, और इसका नाम जो है वो मैं रख देता हूँ माई हेडर डॉट एच, और उसको सेव करता हूँ। ओके, तो उसने देखें वो एक हेडर का फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट किया और उसमें माई हेडर्स डॉट एच जो है वो फाइल रख दी है। अब ये जो main.cpp है इसमें मैं देखें ये मेन फंक्शन है। अब हेडर करता क्या है, बेसिकली क्या है कि आपका सपोज करें कि ये मैं मेन फंक्शन जो है इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और इसको मैं हेडर में जाके लिख देता हूँ इंट मेन, ठीक है, और इसको सेव किया। और यहाँ पे मैंने क्या किया कि इंक्लूड कर दो विद इन कोटेशन मार्क मैं लिखता हूँ माई हेडर डॉट एच, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि जब ये लाइन उसके सामने आएगी तो वो इस जगह पे जाएगा और जो भी कंटेंट इसके अंदर होगा उसको कॉपी करेगा और यहाँ पे पेस्ट कर देगा। अब आप देखेंगे कि ये प्रोग्राम जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा डज नॉट नेम अ टाइप, ओके, माई हेडर डॉट एच, और ये हेडर के फोल्डर में है। ठीक है, इसको कंपाइल करते हैं। एरर इंक्लूड डज नॉट नेम अ टाइप, ये बेसिकली मैं इसको एक दफ़ा रिमूव करता हूँ क्योंकि मैं इस हेडर फोल्डर के अंदर नहीं इसको रखना चाह रहा था। इसकी एक रीज़न है, इस फाइल को जो है वो मैं यहाँ पे रखना चाह रहा था। इसको क्या करते हैं,
इसको रीबिल्ड करते हैं और वो कहता है कि इंक्लूड ओके, इसमें मैंने हैश सिंबल भी नहीं था लगाया हुआ, एक ये भी एरर था बेसिकली। तो अभी इसको कंपाइल करते हैं तो आप देखें कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर गया। हैश टैग इंक्लूड, अब आप देखें कि ये जबकि मैंने पहले आपको बताया कि हर प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन, अब अगर आप इस प्रोग्राम को देखें तो आप कहेंगे इसमें तो मेन फंक्शन है ही नहीं है। तो ये हेडर क्या करता है, इसको समझाने के लिए मैंने आपको ये बताने के लिए सिर्फ एक एग्जांपल ये थोड़ी सी की है कि आप एक हेडर फाइल क्रिएट करते हैं, उसमें मैंने जस्ट लिखा हुआ है मेन। तो ये क्या करेगा हेडर, कि जब जब भी वो हेडर यहाँ पे कॉल होगा तो वो क्या करेगा कि इस फाइल का जितना भी कंटेंट है, अभी तो जस्ट एक लाइन है, वो उसको कॉपी करता है और उस जगह पे पेस्ट कर देता है। तो कंपाइलेशन प्रोसेस फास्ट जो है वो हेडर से होता है। उसकी एक जो है वो जो है वो बेनिफिट ये है, वो इसलिए है कि देखें अगर आपने इंक्लूड आयो स्ट्रीम यहाँ पे किया तो वो क्या कर रहा है, इसको भी मैं रिमूव करता हूँ और इसको जस्ट इन मेन कर देता हूँ अगेन। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए किया था, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब अगर आप समझें कि इस हेडर में 1000 ऑफ लाइंस हैं तो वो क्या करेगा कि वो 1000 ऑफ लाइंस को यहाँ पे कॉपी करेगा पहले, और इसको मैं रिमूव कर दूँगा यहाँ से, रिमूव फाइल ओके। और ये हेडर जो फोल्डर है इसको भी रिमूव कर देंगे। अभी आप ये देखें कि मैंने आपको समझाने के लिए ये किया था कि वो इंक्लूड क्या करेगा कि वो इस आयो स्ट्रीम में जितने भी डिक्लेरेशन या डेफिनेशन है फंक्शन की वो उनको कॉपी करेगा और आपके प्रोग्राम के ऊपर लिख देगा, और जो जो आपने कॉल किए होंगे उनके रेफरेंसेस वो इधर से ही उठाएगा और उन फंक्शंस को परफॉर्म करेगा यहाँ पे। इससे होता क्या है कि हेडर से, अब ये जो हेडर्स है ये प्री कंपाइल्ड है ऑलरेडी। इस हैश टैग का मतलब बेसिकली यही है कि ये प्री कंपाइल्ड है। तो वो करता क्या है कि इस फाइल को कंपाइल नहीं करेगा, जस्ट आपके कोड को कंपाइल करेगा, उसका रेफरेंस ऐड कर देगा आपके। ये जब आप कंपाइल करते हैं तो वो मैंने आपको कंपाइलेशन प्रोसेस बताया कि वो जब एरर चेक करेगा उसके बाद वो एक ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है और फिर लिंकर क्या करता है कि उनके रेफरेंसेस को ऐड कर देता है जो आपने थर्ड हेडर्स इंक्लूड किए होते हैं या फंक्शंस। तो अभी इससे होता ये है कि अगर आपने ये हेडर्स या फंक्शंस की डेफिनेशन वगैरह को अलहदा हेडर में लिख के उनको कंपाइल किया हुआ है तो वो बार बार आपका कंपाइल नहीं करेगा। लेकिन अगर आप बार बार आपने यहाँ पे ही अपनी एक ही फाइल के अंदर सारा कोड लिखा हुआ है तो जब आप कोई भी एक आपसे कोई मिस्टेक हो गई, ऐसे मैंने ये एक सेमीकोलन नहीं था लगाया तो मैंने कंपाइल किया, उसने 8 मिनट लिए तो उसने कहा कि इसमें तो ये एरर आ गया, तो फिर वो आपने जस्ट एक एरर लगाया फिर आपने कंपाइल किया, वो फिर वो सारा कोड आपको कंपाइल करना पड़ता है। तो इससे ये होता है कि आपका जो कंपाइलेशन प्रोसेस है वो स्लो हो गया। तो हेडर से क्या होगा कि वो ऑलरेडी कंपाइल करके पड़े होंगे आपके पास, तो वो बार बार उनको उस कोड को वो कंपाइल नहीं करेगा, जस्ट आपके मेन फंक्शन को कंपाइल करेगा। ये एक हेडर का बेनिफिट है। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी आई होप। दूसरा ये है कि ये इससे आपका कोड जो है वो मोर ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। उसमें उसका तरीका ये है कि आप क्या कर सकते हैं कि आपने हेडर के अंदर जो है वो आपने क्या किया कि अपने फंक्शंस की जो डिक्लेरेशन है वो इधर आपने लिख दी, सपोज सम, और इसमें आप कहते हैं कि ये इंट और इंट लेगा और ये उसकी एक डिक्लेरेशन है। ठीक है, फिर अगर आप उसको डिफ़ाइन भी यहाँ ही कर देंगे तो वो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट ये होगा कि फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको वो फिर जंप करके पैरामीटर सेम उसी तरह से वो क्या करेगा कि आपने ये हेडर्स को, ये हेडर एक दफ़ा कंपाइल हो जाएगा, जब भी आप यहाँ पे वो फंक्शन कॉल करेंगे वो एक दफ़ा जंप करेगा, इधर से वो फंक्शन हेडर फाइल में आएगा और वो फंक्शन परफॉर्म करेगा, अगेन जो भी रिज़ल्ट होगा वो उसको परफॉर्म करके आपको आउटपुट इधर दे देगा। सिंपल इतना सा ये हेडर्स का काम है।
तो आप ये भी कर सकते हैं, इधर डिफ़ाइन भी कर सकते हैं, और जस्ट आप अपने सारी डेक्लेरेशंस जो हैं वो आप इधर लिख सकते हैं कि ये फ़ंक्शन, इसकी डेक्लेरेशन ये है, इसकी डेक्लेरेशन ये है, बजाय इसके कि आप अपने प्रोग्राम के टॉप पे सारी डेक्लेरेशन एक दफ़ा लिखें। आप क्या यहाँ पे एक दफ़ा जस्ट कर देंगे उसी तरह ही कि आप कहेंगे कि इंक्लूड और विद इन कोटेशन मार्क। अब ये कोटेशन मार्क में इंक्लूड अपनी जो हेडर फाइल है उसका मैं इसलिए रेफरेंस विद इन कोटेशन मार्क लिख रहा हूँ क्योंकि इसका जो पाथ है वो मेरे प्रोजेक्ट जो यहाँ पे मेरा ये मेन प्रोजेक्ट है उसी पाथ के ऊपर है, तो मुझे वो एंगल ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंगल ब्रैकेट उस वक्त लगाने की ज़रूरत है अगर मैं अपने हेडर को जो है वो जो मेन डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन फ़ोल्डर है C++ का, उसके इंक्लूड फ़ोल्डर के अंदर मैं इस हेडर को डालूँगा, तो देन वो क्या करेगा कि वो फिर मुझे एंगुलर ब्रैकेट लिख देने की ज़रूरत है। वो क्या करेगा कि वो इस हेडर फाइल को जो है वो फाइंड करने के लिए क्या करेगा कि वो बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूड फ़ोल्डर में जाएगा C++ के, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे उसको लिखूँगा विद इन कोटेशन मार्क, तो फिर वो क्या करेगा कि वो मेरे प्रोजेक्ट की मेन डायरेक्टरी के अंदर ही उसको फाइंड करेगा हेडर को, ठीक है। अगर वो आपने हेडर किसी और जगह पे रखा हुआ है तो देन आपको उसका पूरा पाथ जो है वो लिखना पड़ेगा कि ये इस जगह पे जाके और इस जगह पे ये फ़ाइल सेव है। तो ये हेडर्स जो हैं वो भी अब होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। तो अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट पे जाके आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, या फेसबुक पेज के ऊपर जाकर अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब दूँ। Until next lecture, bye bye.